हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूज़ इन फोकस। आज हम बात करेंगे टीयर 2 बॉन्ड एंड सीएआर की। तो क्यों है ये न्यूज़ में, इस पर डिस्कशन करेंगे। और रिसेंटली हमने देखा कि बैंक्स इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ इसको इशू कर रहे हैं और उन्होंने एक टारगेट भी बनाया हुआ है। तो क्या टारगेट बनाया हुआ है, डिस्कशन करते हैं। अभी रिसेंटली बैंक्स ये चाहते हैं, जो न्यूज़ बनी है कि 15,000 करोड़ वो टायर 2 बॉन्ड्स के थ्रू क्या करें, जमा कर लें। इससे पहले कि दिसंबर में जो पॉलिसीज़ बनाई जाएगी रेगुलेटरी के द्वारा, यानी आरबीआई जो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी, उसमें हो सकता है कि जो रेपो रेट है उसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो कम करने की वजह से क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से बैंकों ने क्या कहा है कि भाई टायर 2 बॉन्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इशू करने की बात कही है। और इसको इशू करने के पीछे का रीज़न क्या होता है कि भाई जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसको बनाकर रखना, जो कि बेसल 3 नॉर्म्स के अंडर आता है। तो कुल मिला के जो ये न्यूज़ है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म हैं वो एक आपको ये समझना होगा कि जो टायर 2 बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं। और इसके अलावा जो एक और होता है जिसे कहा जाता है टायर 1 बॉन्ड, इन दोनों में क्या एक बेसिक डिफरेंस है। और इसमें जो हमें समझने वाला चीज़ है वो क्या है, सीएआर को समझना होगा कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन इससे हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं और क्वेश्चन बने हुए भी हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि जो बेसल 3 है ना? जो बेसल 3 नॉर्म्स हैं इसमें इसके बारे में क्या कहा गया है और क्या चीज़ें इसमें आई हैं। जैसे बेसल 3 की अगर हम बात करें तो बेसल 3 एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल रूल्स हैं होते हैं ये, इंटरनेशनल रूल्स हैं और ये दुनिया भर में सभी बैंकों के लिए बनाए गए थे। ये जो लाया गया था ये 2008 में 2008 के में जो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रेजेडी हुआ था, फाइनेंशियल संकट हम इसे कह सकते हैं, वित्तीय संकट आया था, जिसकी वजह से इसको लाया गया ताकि जो बैंक हैं, उनको दिवालिया होने से बचाया जा सके, इंसॉल्वेंट होने से बचाया जा सके। अगर हो भी रहे हैं तो जो डिपॉज़िटर्स हैं या जो जिन्होंने डिपॉज़िट किया हुआ है पैसा बैंक में या पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको नुकसान ना हो। तो ये बैंकों पर एक तरह का बहुत सख्त कानून लागू करता है। वहीं अगर आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की आप बात करेंगे तो ये एक ऐसा मेज़रमेंट होता है ना, एक पैमाना, अगर मैं इसे बोल दूँ कि एक पैमाना है या एक ऐसा मेज़रमेंट है जो ये बताता है कि बैंक के पास रिस्क वेटेज एसेट कितना है। यानी कि अगर इसे आसान भाषा में कहें तो बैंक जो भी लोन देता है उसमें थोड़ा तो जोखिम होता ही है, रिस्क होता है। बैंक जो लोन दे रहा है उसमें क्या है, वो रिस्क है कि नहीं है ना? कि भाई वापस आएगा या नहीं, ये एक बेसिक तो रहता ही रहता है। और सीएआर ये बताता है कि बैंक के पास इस रिस्क को ओवरकम करने के लिए, कवर करने के लिए कितना इमरजेंसी फंड है। ठीक है, तो वही क्या है, वो सीआर है जो इकट्ठा किया जाता है किसके थ्रू, टायर 2 और टायर 1 जो बॉन्ड्स होते हैं इनके थ्रू पैसा जमा किया जाता है। जो कैपिटल है, जो मनी है ना, जो इमरजेंसी मनी है वो कितना है, वो सीएआर के थ्रू ही पता चलता है। इसके अलावा सीएआर का मतलब ये भी है, सीएआर का मतलब है कि बैंक ज़्यादा सुरक्षित और मजबूत है जिसके पास क्या होगा, हाई सीएआर होगा। ये माना जाता है कि वो बैंक ज़्यादा सेफ है और वो जब हो सकता है नुकसान में हो तो इसकी भरपाई वो आसानी से कर सकता है। और इसके साथ-साथ बेसल 3 के अकॉर्डिंग बैंकों को एक निश्चित न्यूनतम सीएआर रखना बहुत ज़रूरी होता है, मिनिमम सीएआर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में बैंक्स के पास 25,000 करोड़ का सीएआर इकट्ठा हो जाने का टारगेट रखा गया है ओवरऑल। तो टायर 2 बॉन्ड्स क्या हैं, इस पर और अच्छे से जानें तो ये टायर 2 बॉन्ड्स एक तरह के सबऑर्डिनेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है? सबऑर्डिनेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि बूस्ट करते हैं किसको, कैपिटल एंड सपोर्ट ऑपरेशंस को ये बूस्ट करते हैं। यानी कुल मिला के कहा जाए तो ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कर्ज का साधन है। बैंक इसे इसको बेच कर क्या करते हैं, पैसा मनी जो है मार्केट से उठाते हैं, ठीक है? मनी कहाँ से, मार्केट से उठाया जाता है। या फिर आप इसे कह सकते हैं कि जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, ये भी बात ध्यान रखना है। ये क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और इसके साथ-साथ ये अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए
बैंक इसे लेता है। तो ये बैंक द्वारा लिया गया एक तरह का क्या होता है, लोन होता है, जिसे वे किससे लेते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स से लिया जाता है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे ये लिया जाता है, ठीक है, ये लिया जाता है, उसके बदले में उनको इंटरेस्ट भी पे किया जाता है, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। तो वो कैपिटल जिसे, जो भी कैपिटल है, जो कैपिटल आया, जो पैसा आया बैंक के पास, जिसे, उसे क्या कहा जाएगा, उसे टियर टू कैपिटल भी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, टियर टू कैपिटल कहा जाता है। और बैंक का टोटल जो कैपिटल होता है, टोटल कैपिटल का ये एक पार्ट होता है, ठीक है, ये बैंक के टोटल कैपिटल का एक पार्ट होता है। और इसमें जो मेन कैपिटल है, अगर मैं बात करूं मेन कैपिटल की, तो मेन कैपिटल टायर वन कैपिटल, यानी कि मेन कैपिटल का मतलब क्या हो गया, कि जो टायर वन कैपिटल है के एक तरह से सबॉर्डिनेट, एक सप्लीमेंट्री की तरह ये काम करता है, उसके सप्लीमेंट्री की तरह काम करता है। यानी कि अगर टायर वन का यूज़ हो जाता है और फिर भी बैंक की स्थिति सही नहीं होती है, तब उस सिचुएशन में सप्लीमेंट्री के रूप में कौन काम करता है, टायर टू काम करता है, ठीक है। इन्हें बैंक क्यों जारी करता है, तो सीधी सी बात है, सीएआर को इम्प्रूव करने के लिए इसको जारी करता है, यानी कि सीएआर को बढ़ाने के लिए ये जारी करता है। बेसल 3 के जो रूल्स हैं, उस रूल्स में अपना सीएआर एक सर्टेन लेवल पर रखना ज़रूरी है। और टियर टू बॉन्ड जो जारी किया जाता है, टियर टू बॉन्ड्स जो जारी करते हैं बैंक, वो अपनी कैपिटल को बढ़ाने, वो बैंक की कैपिटल को बढ़ाने के लिए जब मदद करते हैं, ये हेल्प करते हैं, जिससे सीएआर क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और अभी हमने देखा पीछे कि सीएआर जितना मजबूत होगा, हाइयर होगा, उतना ही बैंक सेफ माना जाता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ में हमें दिखाई देता है। तो एक तरह से क्रेडिट ग्रोथ भी इसमें मिलता है। तो ओवरऑल इसमें ये देखा गया, अभी हमने जो न्यूज़ देख रहे हैं उसमें ये देखा गया कि बेसल 3 के जो कड़े नियम है, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उसको पूरा करने के लिए अपनी जो सीएआर है उसको बढ़ाने के लिए टियर टू बॉन्ड के थ्रू क्या हो रहा है कि बैंक लगभग 25,000 करोड़ रुपया 25,000 करोड़ रुपया तक का कैपिटल जुटाने की पूरी योजना कौन बना रहा है, बैंक बना रहा है। और इसमें यह बैंक को क्या करे, नुकसान झेलने में या एक्स्ट्रा जो एक सेफ्टी कवर होता है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी में अगर हम आगे देखें, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ पहले जो हमने लिखा है, ठीक है। इसी में अगर हम आगे देखें तो सीएआर, जैसा मैंने बताया कि अगर तो ये क्या है, एक इंडिकेट करता है बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, जिसकी बैंक की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको ये करता है। और एक हाइयर रेशियो प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग बफर अगेंस्ट डिस्ट्रेस, यानी कि बैंक अगर किसी तरह के डिस्ट्रेस में चल रहा है, बैंक को किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, बैंक का लिक्विडिफिकेशन होने वाला है, यानी कि बैंक बंद होने वाला है, बाइंड अप होने वाला है, तब उस समय ये सीएआर काम आता है। सीएआर को अगर आप देखें तो एलिजिबल कैपिटल रिस्क कितना है, कैपिटल रिस्क हमने देखा कि जो मैक्सिमम लोन दिया गया, जो आगे एनपीए बन जाता है, फिर वो एनपीए वापस नहीं आ पाता है, और जब एनपीए वापस नहीं आ पाता है तो बैंकों के लिए उसको उसको पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी ना हो पाए, देन उसके बाद उसमें से माइनस किया जाता है वेटेज असेट्स कितना है, देन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये परसेंटेज एक निकल कर आ जाता है, तो सीएआर का होता है। ओके, इसी तरह से टियर 2 बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट होते हैं किससे, टियर 1 बॉन्ड से, कुछ अलग होते हैं। जैसे टियर 1 बॉन्ड क्या करते हैं, स्ट्रेंथ अ बैंक सप्लीमेंट्री कैपिटल, ये सप्लीमेंट्री कैपिटल के थ्रू, वेयर एज द अगर हम देखें टियर 1, इसे यानी एडिशनल भी कहा जा सकता है, ये बॉन्ड स्टैंड करते हैं किसको, कोर कैपिटल को, ठीक है। ये किसको करते हैं, ये कोर जो कैपिटल होता है बैंक का, उसको ज़्यादा जो है सब स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कोर कैपिटल यानी कि ये टियर 1 का कैपिटल होगा, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस होगा। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस को देखें तो और अच्छे से चीज़ को समझा जा सकता है। जैसे कोर पर्पस क्या है टियर 1 बॉन्ड का, और कॉमनली नोन एज एडिशनल टियर 1 इसको कहा जाता है। और टियर 2 बॉन्ड इसको कॉमनली आप एडिशनल टियर 2 बॉन्ड भी कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट डेप्ट भी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। कोर पर्पस अगर आप देखें टियर 1 का, तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, यानी ऑन गोइंग जो स्ट्रेस चल रहा है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है। मान लिया कि बैंक का अभी एनपीए बढ़ गया है ना, बैंक का जैसे हम मान कर चलें कि जो एनपीए है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए,
एनपीए बढ़ जाए, तो इस शॉक को एब्जॉर्ब करने में टियर 1 बॉन्ड काम करते हैं, यानी इसके पास जितना पैसा है उसके थ्रू वो इसकी भरपाई कर सकता है। लेकिन क्या हो कि जब टियर 1 बॉन्ड से जो इस शॉक को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, स्ट्रेस को कम किया जा रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाता है ना? आफ्टर इक्विटी, इक्विटी के बाद, तो उस लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए ये इसका काम कौन करता है? टियर 2 बॉन्ड्स काम इसका करते हैं। कैसे? कि भाई जो जैसे लिक्विडिफिकेशन है, लिक्विडेशन का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि अब जैसे बैंक हैं, तो वो अब अंतिम साँसें ले रहा है, वो कभी भी अब बंद हो सकता है या बाइंड अप हो सकता है, उसे खत्म किया जाएगा। तो जो डेटर्स हैं, है ना? जो डेटर्स हैं, डिपॉज़िटर्स हैं, डिपॉज़िट जिन्होंने पैसा किया हुआ है जमा या कुछ तरह से इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनको अब पैसा तो देना पड़ेगा ना, रिटर्न करना पड़ेगा। तो कैसे रिटर्न किया जाएगा? तो वो इन्हीं से ही रिटर्न, जो इससे पैसा आया था, है ना? बैंकों के पास, उससे रिटर्न किया जाता है। तो ये दोनों ही अगर आप देखें, टियर 1 बॉन्ड और टियर 2 बॉन्ड, ये हाई रिस्क वाले बॉन्ड होते हैं। ठीक है? ये हाई रिस्क वाले बॉन्ड होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और अगर टियर 2 बॉन्ड में किसी ने इन्वेस्ट किया है, तो क्या होगा कि उसे बाद में, है ना? उसे बाद में पैसा रिटर्न किया जाता है, अगर बचता है तो। जैसे अभी हम देखेंगे इसका नेचर क्या होता है। देखो, इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, मैच्योरिटी डेट नहीं होता है टियर 1 बॉन्ड का, लेकिन जो टियर 2 बॉन्ड है इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। इसी तरह से टिगरिंग मशीन की अगर हम बात करें, तो ये कैन बी रिटन डाउन और ज़ीरो कन्वर्ट इंटू इक्विटी या बैंक कॉमन, यानी कि बैंक अगर लॉस में जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो बैंक, जैसे कोई व्यक्ति है, इसको आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे चिंटू भैया हैं अपने, तो ये चिंटू भैया ने इन्वेस्ट किया बैंक में, बैंक के टियर 1 बॉन्ड में। तो बैंक लॉस में चला गया, तो बैंक ने जो चिंटू भैया ने इन्वेस्ट किया है टियर 1 बॉन्ड में, तो हो सकता है कि इसे ज़ीरो कर दिया जाए, यानी कि ये पैसा उनको वापस ना मिले, क्योंकि उनको टियर 1 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था और इस पैसे को कन्वर्ट किया था इक्विटी शेयर्स में बैंक के, जिसे कॉमन इक्विटी टियर 1 भी कहा जाता है। या फिर उनका पैसा उनको नहीं मिलेगा, वो पैसे का बैंक क्या करेगा कि शॉक एब्ज़ॉर्बेशन में यूज़ कर लेगा। तो ये रिस्की वाला होता है, ठीक है? रिस्की वाला होता है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो लॉस एब्ज़ॉर्बेशन के बाद जो पैसा बचता है उसका यूज़ किया जाता है, यानी कि किसमें? जो टियर 2 बॉन्ड्स हैं उसका यूज़ किसमें किया जाएगा? उसका यूज़ किया जाएगा जो डिपॉज़िटर्स हैं उसका पैसा देने में, है ना? और दूसरा फिर उसके बाद एक लेयर बनती है कि किसको पहले दिया जाएगा। तो जैसे अगर हम बात करें, तो टियर 1 के मुकाबले टियर 2 के जो डिपॉज़िटर्स हैं या टियर 2 में जिन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर को टियर 1 से पहले पैसा दिया जाता है, ठीक है? रिटर्न किया जाता है। यानी कि टियर 1 वाला हाई रिस्क है, इसका रिस्क ज़्यादा होता है और इसके मुकाबले टियर 1 के मुकाबले रिस्क थोड़ा कम होता है, यानी कि लो रिस्क में ये थोड़ा रहता है। लेकिन और दूसरों के मुकाबले जैसे आप देखेंगे कि जो डिपॉज़िटर्स हैं या अदर जो इन्वेस्टर्स हैं, सीनियर इन्वेस्टर्स हैं, उनके मुकाबले रिस्क जो है इसका हाई रहता है टियर 2 का। तो की फीचर्स ऑफ टियर 2 बॉन्ड्स की बात करें, तो मैच्योरिटी पीरियड होता है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, मैच्योरिटी एटलीस्ट 5 ईयर तक तो होता ही होता है। उसके बाद आप कितने का भी कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 5 साल तो इसमें इन्वेस्टमेंट होता ही होता है। सबऑर्डिनेशन है इसका, टियर 2 बॉन्ड होल्डर्स आर पेड आफ्टर डिपॉजिटर्स, सीनियर डेब्ट होल्डर्स एंड जनरल क्रेडिटर्स, यानी कि अगर पैसा भी बट रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो प्रॉफिट जब हो रहा है, तो उसमें अगर प्रॉफिट बाँटा जाता है ना, पैसा दिया जा रहा है, पैसा प्रॉफिट को बाँटा जा रहा है, तो वो इसको सबऑर्डिनेट क्यों कहा जा रहा है? इसको इसलिए कहा जा रहा है, प्रॉफिट अगर बाँटा जा रहा है, तो इसको प्रॉफिट तब मिलेगा जब पहले डिपॉजिटर्स को मिल जाएगा, जो सीनियर डेटर्स हैं उनको मिल जाएगा, जनरल क्रेडिटर्स को मिल जाएगा, तब उसके बाद किसको मिलेगा? आप देखेंगे तो ये जो आपके टियर 1 वाले हैं, टियर 2 वाले हैं, उनको मिलता है। किसको मिलेगा फिर? टियर 2 वालों को मिलेगा इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है? ये क्या हो रहा है? लिक्विडेशन के टाइम पर, यानी कि बैंक ज़ीरो हो रहा है, देन उसके बाद। फिर इसके बाद किसको मिलता है? इसके बाद मिलता है टियर 1 वाले को। टियर 1 वाले के बाद किसको मिलता है? जो इक्विटी होल्डर्स हैं उनको। इसको इक्विटी होल्डर्स को ये मिलता है। तो ये एक रैंक होता है जिसमें पैसा इनको मिला। लिक्विडेशन का मतलब है कि बैंक बाइंड अप कर रहा है और उस समय अगर पैसा देना है तो पहले किसको दिया जाएगा और बाद में किसको दिया जाएगा। कूपन पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट की बात हो रही है। रेगुलर इंटरेस्ट का पेमेंट होता रहता है जनरली
ऑफर जो किया जाता है वो कूपन रेट जो होते हैं वो हाइयर होते हैं, यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट इनको पे किया जाता है जो सीनियर बॉन्ड्स होते हैं उनके मुकाबले। क्यों? क्योंकि इन पर जो होता है, इसमें जो इन्वेस्ट करना जो होता है वो क्या होता है, वो हाइयर रिस्क होता है। जो इन्वेस्ट है वो हाइयर रिस्क में होता है, इसीलिए इनको क्या किया जाता है, हाई इंटरेस्ट पे भी किया जाता है। ठीक है, हाई इंटरेस्ट पे भी किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। भाई सभी बैंक थोड़ी ना बंद हो, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है, ऐसे जो बैंक्स हैं इनके अगर टियर 2 आप बॉन्ड ले लेते हैं तो आप प्रॉफिट में रहते हैं मेनली, क्योंकि इस पे आपको हाइयर इंटरेस्ट रेट मिलता है अदर बॉन्ड्स के मुकाबले। जो आप बैंक में अदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके मुकाबले ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। और आप देखते हैं कि ये बहुत अच्छे से तेज़ी के साथ ग्रो भी करने वाले बैंक होते हैं। तो ये हाइयर रिस्क, तो कहते हैं ना, जहाँ इश्क है वहाँ रिस्क है। जहाँ आपको अगर क्या चाहिए, इंटरेस्ट अच्छा चाहिए, अच्छा रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको हाइयर रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन वो लेते भी हैं लोग, जैसे कॉल ऑप्शंस की बात करें इसमें, तो टियर 2 बॉन्ड्स में कॉल ऑप्शन होता है, यानी कि जो लोग हैं वो निकाल सकते हैं पैसा अपना बीच में। जैसे बैंक टू रिडीम, बैंक इसको रिडीम करने के लिए बॉन्ड को कुछ टाइम पीरियड, जैसे 5 साल और 10 साल पर ये कहता है कि आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, कॉल ऑप्शन इसमें होता है। नहीं तो जनरली आपका आप क्या होता है, आपको रिटर्न मिलता रहता है इंटरेस्ट के रूप में। लॉस ऑब्जर्वेशनी के बारे में अगर हम बात करें तो इसे गोन कंसर्न कैपिटल, जैसे टियर 1 कैपिटल को कंसीडर किया जाता है गोन कंसर्न कैपिटल के रूप में, है ना? मीनिंग इसका मतलब ये है कि इंस्टेंट टू एब्जॉर्ब लॉसेस, ठीक है? लॉसेस को इफ अ बैंक फेल एंड प्रोसेस टू बीइंग बाइंड अप, ठीक है? तो जब बाइंड अप होता है तब उसके बाद बाइंड अप के समय किसको यूज़ किया जाता है? आपने हमने देखा अभी टियर 2 को यूज़ किया जाता है। सिंपल इश्यू कौन कर सकता है? तो पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक दोनों ही टियर 2 बॉन्ड को इश्यू कर सकते हैं अपने रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, या अपने बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए। ज़रूरी नहीं है केवल सीएआर के लिए ये करें। इससे जो पैसा आ रहा है उससे वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। कंप्लाई विद सीएआर नॉर्म्स के साथ विदाउट इश्यूइंग ए न्यू इक्विटी एंड डाइल्यूटिंग शेयर होल्डर्स या इक्विटी को ऐसा छेड़े बगैर इसको इश्यू वो कर सकते हैं। तो इससे आप देखेंगे तो 2018 में इसको लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा था प्रीलिम्स में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या क्वेश्चन है, पहला दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑन फंड्स to offset any loss that bank incur if the account holders fail to repay dues. Second है, CAR is decided by each individual bank. Okay. क्वेश्चन है which of the statement given above is or are correct. तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन इसका बिल्कुल सही होगा। देखो सेकंड में क्या बोला है कि इंडिविजुअल बैंक, हर कोई अपनी तरफ से डिसाइड करता है, तो नहीं, ये अपनी तरफ से डिसाइड नहीं है। हम देखते हैं कि जो बेसल नॉर्म्स हैं, उसकी बेसल 3 नॉर्म्स हैं, उसकी तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि कितना मिनिमम रखा जाएगा। और ये वाला तो बिल्कुल सही है कि भाई किस लिए होता है सीएआर, कि ये मेंटेन करता है बैंक अपने पास फंड जो कि बैंक के किसी भी लॉस को पूरा करने में काम करता है। और जब वो बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को पैसा देने में फेल हो जाता है तो वहाँ पर ये रीपे करने के लिए काम आता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आई होप आप लोगों ने इसको एन्जॉय किया होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। कोई भी चीज़ हो, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। सो थैंक यू एवरीवन। मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ-साथ टेलीग्राम को भी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब कर लेना है यूट्यूब के अफेयर्स ग्रिड चैनल को, जो कि आपको इकोनॉमी और करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करता है, एनवायरनमेंट पर बात करता है, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं ये। इसके अलावा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, जय हिंद।